जब उसने उस आदमी के हाथ में हानाओ को देखा, ताकेउची अपने आप को रोक नहीं पाई और चीख पड़ी। हानाओ, जो उनके ग्रुप की निंजा थी, वो उस आदमी के हाथ में थी। हानाओ की ताकत इक्लिप्स मून के पूरे ग्रुप में सबसे बेहतरीन नहीं थी, लेकिन एक निंजा के रूप में उसकी रिकॉनेसेंस और एस्केप स्किल बहुत स्ट्रांग थी। पर उसे अलार्म भी नहीं देने का टाइम मिला और वो उस आदमी के हाथों मार दी गई। ये सब देख के ये समझना मुश्किल नहीं था कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है। गॉड टीम के कैप्टन डोंग शेंगतोंग ने जब उस आदमी को अपना नाम कहते सुना तो वो मुस्कुराया। तो तुम जापान के वॉन्डरर्स को भी मेरा नाम पता है। लगता है तुम लोग इतने अनसिविलाइज्ड नहीं हो। छोटे से सी साइड टाउन वाले लड़कों से काफी बेहतर हो। कॉम्बैट कमांड सेंटर में सभी का ध्यान इसी पर था। जू जंग ने सीरियस होके कहा, डोंग शेंगतोंग की इमेज को बड़ा करो, मैक्सिमम तक बड़ा करो। सब समझ गए कि ये बैटल कैप्टन और टीम लीडर के बीच का मेन इवेंट है। अगर सामने वाला जनरल मार दिया जाता है तो पूरी बैटल खत्म हो जाएगी। अगर डोंग शेंगतोंग हार गया तो ब्लिजर्ड सिटी की ऑपरेशन फेल हो जाएगी, और अगर जिंगूजी हार गया तो इक्लिप्स मून भी हार जाएगा और सब कुछ फेल हो जाएगा। ये बैटल के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दूसरी बैटल्स पे भी पड़ेगा। जनरल की हार से म्यूटेंट्स की मेंटालिटी और मोरल पर भी असर पड़ेगा। डोंग शेंगतोंग ने जमीन पे गिरती हुई हानाओ को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मुझे मेरी किस्मत अच्छी है। इक्लिप्स मून के ये 4 लोग यहाँ हैं। अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। पर तुम्हारे बीच का जनरल कमांडर कौन है? डोंग शेंगतोंग की नजर जिंगूजी और बाकी 3 लोगों पर गई और फिर उसने अपना हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी सब मरने वाले हो। जिंगूजी ने अपना सर नीचे किया और उसका बॉडी अचानक कांपने लगा। डोंग शेंगतोंग ने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम इतने डर गए हो? जिंगूजी का बॉडी और ज्यादा कांपने लगा। फिर उसने अचानक अपना सर उठाया और जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में एक पागल सी एक्साइटमेंट थी। गॉड स्क्वाड का कैप्टन रिवरसाउ डोमेन में सबसे हाई लेवल का कॉम्बैट पावर रखता होगा। अगर मैंने तुम्हें यहाँ मार दिया तो वो इडियोटिक लोग रिवरसाउ डोमेन के मुझे और तंग नहीं करेंगे। जिंगूजी ने डोंग शेंगतोंग को घूर कर देखा। आज तुम यहाँ मरने वाले हो। 40 थिंग्स ने अपना एनलाइटमेंट डीमन एबिलिटी बंद कर दिया। जिंगूजी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने जल्दी से ताकेउची मायुमी को उठाया। ये दोनों कॉम्बैट टाइप म्यूटेंट्स नहीं थे, इसीलिए उन्हें कैप्टन और टीम लीडर की बैटल में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं था। इन दोनों की स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि अगर थोड़ा सा भी आफ्टर शॉक होता तो वो दोनों तुरंत मार दिए जाते। दोनों जनरल्स के बीच का बैटल शुरू होने वाला था और ये न्यूज़ कॉम्बैट कमांड सेंटर के थ्रू सभी कॉम्बैटेंट्स को जल्दी से बता दिया गया। वेस्टर्न फ्रंट पे चुन्यू, ली ताइचैंग और लू तियानशैंग दागोन वे यानिन, साकुराबा और कुरोसावा आकिरा के साथ लड़ रहे थे। जब हेवनली गॉड स्क्वाड के डेप्यूटी कैप्टन ने जाना साकुराबा, यूजी गुआंग और कुरोसावा आकिरा अब और शो देखना नहीं चाहते थे। दोनों खड़े हो गए थे और चुपचाप दागोन वे यानिन के पीछे चले गए, लेकिन उन्होंने उससे 10 बॉडी लेंथ्स का डिस्टेंस रखा। लगता है कि उसके टीममेट्स भी इस मॉन्स्टर के पास ज्यादा पास नहीं आना चाहते थे। जब दागोन वे यानिन लड़ रहा था, उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा था और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके पहले जो कंपेनियंस मारे गए थे, उनकी ताकत लगभग डबल डिजिट्स थी। चुन्यू ने अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी और उसका एक्सप्रेशन इतना ठंडा था कि लगता था वो किसी को मार डालेगा। चलो जल्दी शुरू करते हैं, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं करनी है, उसने कहा। जैसे ही उसने ये बोला, पूरा उसका शरीर अचानक डिसइंटीग्रेट हो गया और फिर उसके बॉडी ने एकदम से डिसअपियरेंस ले लिया। ये डिसइंटीग्रेट होना नहीं, बल्कि उसका शरीर कई सारे सफेद स्नोफ्लेक्स में बदल गया, जैसे जमीन पे बर्फ गिर रही हो।
जैसे ही चुन्यू ने अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, आसपास का टेम्परेचर भी थोड़ा नीचे गिर गया और बॉम्बिंग के बाद जो रेसिडुअल हीट थी वो भी कंप्लीटली एनाइलेट हो गई। आसपास का स्नो और भी डेंस हो गया और पूरा बैटलफील्ड उसके अंदर गायब हो गया। दागोन वे यानिन ने अपनी आंखें थोड़ा सा नैरो की और अपने आसपास को ध्यान से देखा। उसने सोचा वो कहाँ गया। तभी स्नोफ्लेक्स की गिनती और तेज हो गई और वो 6 पॉइंटेड स्नोफ्लेक्स इतनी डेंस हो गई कि लोगों का विजन ब्लॉक कर रही थी। फिर अचानक 3 डायरेक्शन से एक बड़े ब्लिजर्ड ने अटैक किया दागोन वे यानिन पर। दागोन वे यानिन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रैगन फ्लाई कटर को जोरदार घुमाया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये अटैक मिलियंस ऑफ स्नोफ्लेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया। अगले पल में वो ब्लिजर्ड उसके सामने आ गया और उसे पूरा ढक लिया। मिलियंस ऑफ स्नोफ्लेक्स हवा में उड़ रहे थे और उनका आवाज बिल्कुल वैसा था जैसे फ्लाइंग नाइफ्स किसी चीज को काट रहे हों। जो पहले सॉफ्ट और सफेद स्नोफ्लेक्स थे अब वो शार्प ब्लेड्स में बदल चुके थे और अब उन्हीं 6 पॉइंटेड फ्लाइंग नाइफ्स ने दागोन वे यानिन के शरीर को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चोटें उसके शरीर पे दिखाई देने लगे और खून बहने लगा। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई किसी को टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। ऐसे इंटेंस अटैक्स को स्टील और आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी भी नहीं सह सकती थी। दागोन वे यानिन के चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। हट जाओ। उसने अपने ड्रैगन फ्लाई कटर को जोरदार घुमाया, लेकिन चाहे वो कितना भी पावरफुल हो या उसकी वेपन कितनी भी शार्प हो, वो थाउजेंड्स ऑफ स्नोफ्लेक्स को नहीं तोड़ पाया। दागोन वे यानिन ने जोर से चीखा और एक पावरफुल ऑरा उसके शरीर से बाहर निकली। उसने स्नोफ्लेक्स को हवा में तोड़ दिया, लेकिन उसके आसपास स्नोफ्लेक्स और भी ज्यादा हो गई और उन्होंने उसके शरीर के ऊपर एक बड़ा सा स्काई बनाया। चुन्यू का स्नो ड्रिफ्टिंग का इनकारनेशन खास उस जैसे लोगों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था जो सिर्फ ब्रूट फोर्स पे डिपेंड करते हैं। दागोन वे यानिन ने चुन्यू की ठंडी आवाज अपने आसपास गूंजती हुई सुनी। चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, क्या तुम इन स्नोफ्लेक्स को रोक पाओगे? दागोन वे यानिन कुछ बोलने वाला था, पर अचानक उसके सामने स्नो वॉल में एक होल बन गया। ली ताइचोंग जो हैवी आर्मर पहने हुआ था और एक ह्यूज एंकर पकड़ के आ रहा था, एक ह्यूमनॉइड टाइटन की तरह, उस एंकर को उसके सर पर मारने के लिए एम किया। दागोन वे यानिन ने जल्दी से अपने ड्रैगन फ्लाई कटर से उसे ब्लॉक किया और दोनों टॉप लेवल एनहांस्ड म्यूटेंट्स के बीच में कोलिजन की वजह से जमीन नीचे से टूट गई। ली ताइचैंग के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। उसने चुन्यू के स्नोफ्लेक्स को यूज करके कवर अप किया और एक्चुअली सरप्राइज अटैक लॉन्च किया, लेकिन दागोन वे यानिन ने अपने एक हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया। दागोन वे यानिन ने अपने सफेद दांत दिखाए और ली ताइचैंग के आर्मर से निकलती आंखों को देखकर जोरदार हंसना शुरू किया। काफी अच्छा है, ये सच में इंटरेस्टिंग है, उसने उसकी तारीफ की। ली ताइचैंग ने एंकर एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ में एक लंबी चेन पकड़ी थी जिसके एंड पे एक मीटियोर हैमर था जो इंसान के सर के साइज का था। उसने मीटियोर हैमर को अपने सर के ऊपर उठाया और उसे दागोन वे यानिन के ऊपर मारने के लिए उछाला। चुन्यू का ऑफेंसिव बिल्कुल कम नहीं हुआ और उसने अपने फ्लाइंग स्नोफ्लेक्स से दागोन वे यानिन के शरीर पर अटैक करना जारी रखा। इवन स्टील जैसी सबसे मजबूत बॉडी भी उसकी शार्प स्नोफ्लेक्स के हजारों कट्स को हर सेकंड में नहीं सह सकती थी। लेकिन दागोन वे यानिन अकेला लड़ रहा था। ये देखकर साकुराबा, यूजी ग्वांग और कुरोसावा अकीरा जो उसके पीछे थे तुरंत उसकी मदद करने लगे। साकुराबा ने अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट आर्म को पकड़ा और उसका राइट हैंड जिसमें 5 उंगलियां खुली थी दागोन वे यानिन की तरफ पॉइंट किया। अचानक एक इनविजिबल शॉक वेव रिलीज हुई। चुन्यू अपना ऑफेंसिव कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ उसका बॉडी नीचे की तरफ धकेला जा रहा है और उसकी मूवमेंट धीमी हो गई थी। ली ताइचोंग भी महसूस कर रहा था कि उसके हाथ
और पैर ज्यादा भारी हो गए हैं। ये क्या है? ग्रेविटी? उन्होंने तुरंत समझ लिया कि दूसरे पार्टी का एबिलिटी क्या है। इक्लिप्स ग्रुप मेंबर नंबर 13 साकुराबा यूजी गुआंग की एबिलिटी कोड नेम ग्रेविटी फील्ड थी। ये एबिलिटी ग्रेविटी को परमानेंटली एक फिक्स्ड एरिया में बढ़ा सकती थी। इसका असर चुन्यू पर काफी ज्यादा था क्योंकि उसका स्नो फ्लेक थाउजेंड्स ऑफ ड्रिफ्टिंग स्नो का रीइंकार्नेशन था और ग्रेविटी का इम्पैक्ट उस पर काफी ज्यादा पड़ा था। लेकिन दागोन वे यानिन जैसे पावरफुल म्यूटेंट के लिए इतने लेवल का ग्रेविटी फील्ड कोई फर्क नहीं डालता था। ली ताइचोंग ने गुस्सा दिखाते हुए कहा और तुरंत रिट्रीट करने का फैसला किया। उसने दागोन वे यानिन से कहा, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। दागोन वे यानिन ने ग्रिन किया। ऑफ कोर्स वो इस मौके को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने हाथ में ड्रैगन फ्लाई कटर हिलाया और ली ताइचोंग के फोरहेड पर नीचे की तरफ मार दिया। योकोजुना होने के नाते उसे किसी भी वेपन का इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल था, ब्रूट फोर्स। एक फोर्स सब तरीके तोड़ देती है। ली ताइचोंग ने इसे देखा और जल्दी से पीछे हटने का फैसला किया। डिस्टेंस बनाई, फिर अपने हाथ में 10 मीटर से ज्यादा लंबी चेन को दागोन वे यानिन की तरफ घुमा दिया और उसके एंड में लगा मीटियोर हैमर सीधा उसके चेस्ट के ऊपर पॉइंट कर रहा था। ब्लंट वेपन अटैक्स को वाइटल पॉइंट्स पर टारगेट करने की जरूरत नहीं होती, बस बॉडी को हिट करो और डैमेज पहुंचा दो। अपोनेंट जल्दी अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस खो सकता है। दागोन वे यानिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसने ली ताइचोंग की ताकत महसूस की थी और वो उसे लाइटली लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस ये था कि वो एक हाथ से ड्रैगन फ्लाई कट का इस्तेमाल करके डिस्टेंस से अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता था। ली ताइचोंग भारी आर्मर पहने हुए था, लेकिन उसकी मूवमेंट स्पीड बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। वो दूर से लड़ रहा था ताकि ग्रेविटी फील्ड के अंदर एक्शन अडेप्ट कर सके। जल्दी ही उसने ग्रेविटी स्टेट में अटैक करने का तरीका सीख लिया और दागोन वे यानिन के साथ स्किलफुली लड़ना शुरू कर दिया। वो पहले चाइना का एक फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट्स परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और मीटियोर हैमर का मास्टर था। सुपर पावर्स मिलने के बाद उसने अपनी फिजिकल कमियां पूरी कर ली थी और सच में एक पावरफुल म्यूटेंट बन गया था। ली ताइचोंग ने कहा, स्किल्स में मैं फर्स्ट क्लास हूँ और स्ट्रेंथ में भी मैं फर्स्ट क्लास हूँ। तो जब उसने अपने सामने मजबूत और मोटा योकोजुना देखा, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने अपने आप पर और अपनी टीम पर पूरा भरोसा रखा। चुन्यू का ऑफेंसिव इफेक्ट हो गया था और ग्रेविटी फील्ड उसकी एबिलिटी पर थोड़ा फेटल हो रहा था। वो ग्रेविटी फील्ड में आया था, इसीलिए उसके लिए उड़ना मुश्किल हो गया था। उसने लुओ तियान शैंग से कहा, मुझे उस आदमी को मारने में मदद करो जो ग्रेविटी मैनिपुलेट कर रहा है। लो तियान चैंग ने जवाब दिया, समझ गया। उसने अपने पैरों से जमीन को हल्की सी ताकत से धक्का दिया और पूरा शख्स आसमान में उछल गया। आसमान में उसने अपने पीठ पर बड़े काले पंख उगाए और उसका शरीर एक बड़े पक्षी जैसा बदल गया। लुओ तियान चैंग जो एक ऑर्क टाइप एबिलिटी यूजर था और एक रेयर एनिमल स्पेशीज स्नो माउंटेन थंडर फैल्कन था, जल्दी से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऊपर उड़ गया। इतनी दूरी से भी वो जमीन पर सब कुछ क्लियरली देख सकता था। ये उसकी एबिलिटी ईगल आइज से आता था, जो हर चीज को जमीन पर मूव कर रही थी डायनामिकली कैप्चर कर सकती थी। उसने साकुराबा यूजी गुआंग की पोजीशन को लॉक किया और अपना मुंह खोला। फिर उसने एक सफेद बिजली छोड़ी जो तलवार की तरह गिर रही थी। बिजली की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन इस बार लुआन शैंग का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के सामने था, तो वो लोग पहले से रेडी थे। जैसे ही बिजली नीचे गिरने वाली थी, साकुराबा यूजी गुआंग का शरीर अजीब तरीके से पीछे कूद गया और वाकई में डजन मीटर्स पीछे हट गया। उसका शरीर हल्का और फ्लटरिंग था, जैसे उसमें कोई मास ही नहीं हो। ग्रेविटी फील्ड को रिलीज करने के अलावा वो अपने बॉडी पर भी अप्लाई कर सकता था, जैसे वो ऐसे प्लैनेट पर चल सकता था जिसका वेट
सिर्फ मून का आधा हो। इसीलिए उसकी स्पीड और ताकत दोनों काफी इम्प्रूव हो सकते थे। लुआनशिंग ने जोर से चीख मारते हुए अपने पंजों में बिजली जमाई और बिजली के बाद बिजली लगातार जमीन पर गिरती गई। इक्लिप्स मून के 3 लोग उसकी अटैक रेंज के अंदर थे और वो आसमान में उड़ता हुआ धरती को किंग की तरह देख रहा था। इस डिस्टेंस से लगभग कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता था। ये उसका सबसे फेवरेट काइट गेम था। लेकिन इसी मूवमेंट में कुरोसावा अकीरा ने अपना हाथ बाहर निकाला, अपनी ब्लैक लेदर जैकेट उतारी और अपने दाएं हाथ पर लगे बड़े ब्लैक हैंड कैनन को दिखाया। अब हंटिंग का समय है। कुरोसावा अकीरा ने अपने हैंड कैनन उठाए और लुआनशिंग को आसमान में टारगेट किया। उसने बिना किसी हेजिटेशन के ट्रिगर दबा दिया और एक पीली रोशनी आसमान की तरफ उड़ गई जो एक चमकती हुई बीम ऑफ लाइट में बदल गई। वो बीम तुरंत लुआनशिंग के सामने आ गई। लुआनशिंग ने तुरंत घूमकर कुरोसावा अकीरा के अटैक को डॉज किया। आसमान का राजा होने के नाते उसकी स्पीड बहुत तेज थी और ये बल्कि हैंड कैनन का अटैक उसे नहीं लग सकता था। जब चुन्यू ने ये देखा, वो स्नोफ्लेक्स में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था ताकि मदद कर सके, लेकिन अचानक उसने पीछे से एक मदद की आवाज सुनी। डेप्यूटी कैप्टन, मेरी मदद करो। सिर्फ कुछ 10 सेकेंड्स में दागोन वे यानिन और ली ताइचोंग के बीच का बैटल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हो चुका था। दागोन वे यानिन का अटैक मेथड बहुत सिंपल और क्रूर था। वो बस ली ताइचोंग के पास गया और उसे स्ट्रेंथ में compete करने के लिए मजबूर कर दिया। वो भारी और तेज ड्रैगन फ्लाई कटर अपने हाथ में घुमा रहा था। ये एक शार्प वेपन था, लेकिन वो इसे ब्लंट वेपन की तरह यूज कर रहा था। आखिरकार दागोन वे यानिन को वेपन्स का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता था। उसने ड्रैगन फ्लाई कटर को बस इसीलिए चुना था क्योंकि वो जापान के लेजेंडरी वॉरियर होंडा तातो का एडमायर करता था। लेकिन जब वो लड़ रहा था तो उसे लग रहा था ये चीज स्टिक की तरह यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है। ली ताइचेंग भी गुस्सा हो गया। दोनों हाथों में एंकर पकड़कर उसने दागोन वे यानिन के साथ लड़ने का फैसला किया। लेकिन लड़ाई के बाद ली ताइचोंग ने कुछ गलत महसूस किया। स्ट्रेंथ के मामले में वो दागोन वे यानिन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। 3 मीटर टॉल टाइट टाइगर फॉर्म में बदलने के बाद दागोन वे यानिन जो एक योकोजुना था, दोनों स्ट्रेंथ के फील्ड में लगभग इनविंसिबल हो गया था। ड्रैगन फ्लाई कटर ने एंकर पर जोर से मार की और सिर्फ कुछ 10 टकरार के बाद ली ताइचोंग ने महसूस किया कि उसके हाथ लगभग नम हो गए हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई है। 100 राउंड्स के बाद उसके पैर आखिरकार अनस्टेबल हो गए और वो थंब से नीचे जमीन पर गिर गया। लेकिन दागोन वे यानिन बिल्कुल भी रुकने का इरादा नहीं रख रहा था। वो अपने सामने खड़े ली ताइचोंग, जो भारी आर्मर पहने हुए था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसे देखकर अपने दिल में एक वायलेंट इमोशन महसूस कर रहा था। वो उस डरपोक को जो आर्मर में छुपा हुआ था, जिंदा ही मीट पेस्ट बनाने का मन बना रहा था। आखिरकार ली ताइचोंग के हाथ उसे सपोर्ट नहीं कर पाए, चाहे वो आर्मर पहने हुए था जो डोंग इंडस्ट्री ने उसके लिए स्पेशली बनाया था। दोनों तरफ के बीच की स्ट्रेंथ का गैप अभी भी बहुत बड़ा था। दागोन वे यानिन ने दाईं हाथ हिलाया और उसके हाथ से एंकर निकालकर उड़ान भर गया। चुन्यू ने देखा कि ली ताइचोंग दागोन वे यानिन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसे कोई शौक नहीं लगा। आखिरकार सामने वाला इक्लिप्स मून ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड इन कमांडर था और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ली ताइचोंग उसे हरा पाएगा। जो वजह थी ली ताइचोंग को वहां लाने की, वो बस ये थी कि वो उसे सामने से रोक सके। हालांकि ली ताइचोंग ने मदद के लिए चीख मारा, उसका शरीर बहुत जल्दी जमीन पर मूव कर रहा था और उसके हाथ में जो मोटी आयरन चेन थी वो दागोन वे यानिन के पैरों पर फेंक कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। चुन्यू ने लू शैंग से कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू कहा, तुम उन दोनों को पीछे संभालो, मैं ली ताइचोंग की मदद करके उस बड़े आदमी को मार देता हूँ पहले। लू शैंग ने जवाब दिया, ठीक है, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। लू शैंग ने आसमान से जमीन पर देखा।
हंड्रेड्स ऑफ मीटर ऊपर से और उसके बड़े पंजों से डजन ऑफ लाइटनिंग बोल्ट्स निकलकर कुरोसावा आकिरा और साकुराबा यूजी गुआंग पर मारने के लिए भेजे। दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ा। उनके मेथड्स लूशैंग के लिए बहुत डिसएडवांटेजियस थे। लूशैंग बहुत तेज स्पीड से आसमान में सोर कर रहा था और कुरोसावा आकिरा के हैंड कैनन्स भी उसे टारगेट करके शूट नहीं कर पा रहे थे। ली ताइचोंग को दागोनवे यानिन ने सीधा हराया और वो सिर्फ अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके टाइम डिले कर रहा था। फिर उसने चुन्यू से मदद के लिए चीख मार कर कहा। ये देखकर चुन्यू को अपना रास्ता मोड़ना पड़ा और वो दागोनवे यानिन पर अटैक करने के लिए उससे कोऑपरेट करने लगा। आसमान में बर्फ और स्नो स्टॉर्म्स भर गई थी जो जमीन और आसमान को ढक रही थी और बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही थी। इस वक्त चुन्यू अपने आप को मिलियंस ऑफ पीपल में ट्रांसफॉर्म कर चुका था और अगर वो थोड़ी बर्फ के टुकड़े तोड़ता भी तो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बिल्कुल उल्टा दागोनवे यानिन को ऑर्क सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आर्मर पहना नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से उसका स्किन एक्सपोज था। चुन्यू के अटैक के लंबे समय तक लगते रहने से ये बिल्कुल ब्लंट नाइफ से कटने जैसा था और वो धीरे धीरे मार दिया जाएगा। पर इस बार दागोनवे यानिन को चुन्यू के अटैक से कोई पैनिक नहीं हुआ। बहुत लोग गलत समझते हैं कि जो लोग प्योर मांस पेशियों से भरे होते हैं और जो हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स वजन रखते हैं वो बस लिम्स वाले इडियट होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता। दागोनवे यानिन हमेशा इस सोच पर हंसी उड़ाता था। एक ऐसा वॉरियर जो अपने शरीर से लड़ता है, अगर उसके पास अपने अपोनेंट को हैंडल करने की समझ नहीं है तो वो कैसे जीत सकता है। अगर वो इतना सिंपल होता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता। अपोकलिप्स के बाद भी तुम मेरे खिलाफ वही पुरानी चालें चलकर मुझे हराना चाहते हो। ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। दागोनवे यानिन मुस्कुराया और अपने ठंडे सफ़ेद दांतों को एक दिखावा किया। फिर ब्लिजर्ड की लगातार आती हुई चैंट से उसने मिलियंस ऑफ स्नोफ्लेक्स के फ्लाइंग नाइफ से बचने का कोई कोशिश नहीं किया और दोनों हाथ से 3 मीटर से लंबा ड्रैगन फ्लाई कटर को उठाया। उसने ड्रैगन फ्लाई कटर को दोनों हाथों से एकदम तेज स्पीड से घुमाने लगा। जल्द ही ड्रैगन फ्लाई कटर विंड मिल की तरह घूमने लगा और फिर उसके शरीर के आसपास एक बड़ा वर्ल विंड बन गया। चुन्यू थाउजेंड्स ऑफ स्नोफ्लेक में बदल चुका था और वो वर्ल्ड विंड में खींच लिया गया। वो अपने मूव करने की एबिलिटी खो चुका था। चुन्यू को शौक लगा। उसने सोचा नहीं था कि ये बड़ा आदमी इतनी जल्दी उसकी एबिलिटी का काउंटर सोच लेगा, लेकिन इस वक्त अगर उसने अपना ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म रिलीज किया तो वो दागोनवे यानिन के क्लोज रेंज अटैक से पकड़ लिया जाएगा। मुझे ऐसे ट्रैप करने की कोशिश मत करो, चुन्यू ने चिल्लाया और स्नो स्टॉर्म धीरे धीरे दूर की तरफ फैलने लगा। लेकिन दागोनवे यानिन की मूवमेंट्स हर बार और तेज होती गई और एक हरिकेन जो आंखों से दिखाई दे रहा था उसके अराउंड बन गया। मजबूत हवा का प्रेशर एक एब्सोल्यूट प्रेशर गैप बन गया और चुन्यू जो भागने की कोशिश कर रहा था उसके आसपास गैदर हो गया। चाहे चुन्यू का इनकारनेशन कितनी भी कोशिश करे भागने की, वो रूथलेसली वापस खींच लिया गया। चुन्यू फाइनली पैनिक होना शुरू हो गया, लेकिन ली ताइचैंग को अपनी सांस लेने का वक्त नहीं मिला कि वो उसकी मदद कर पाता। दागोनवे यानिन ने अपने वर्ल्ड विंड से जो स्नो था उसे एक जगह कंडेंस कर दिया और चुन्यू को सॉलिड आइसल्स में बदलकर उसके आसपास भेज दिया जो हवा में प्रेशर से एक साथ स्क्वीज हो गए। दागोनवे यानिन ने उछलकर एक जोरदार स्लैप मारा और फिर वो ह्यूज वर्ल्ड विंड सेव्ड आइस पिलर उसे अर्थ के सरफेस पर पटक दिया। फिर उसने अपने राइट फुट से जोर से स्टैंप मारा। जमीन टूट गई और मिट्टी और पत्थर गिर गए। चुन्यू टेम्पररी जमीन पे सील हो गया। ये चुन्यू को कुछ देर के लिए मार नहीं सकता था, लेकिन चुन्यू के पास अब एस्केप करने का कोई तरीका नहीं था। ये देखकर लू शैंग और ली ताइचैंग थोड़े पैनिक्ड हो गए। चुन्यू इन दोनों का मेन फोर्स था। अब जब वो सील हो गया था तो उन दोनों का कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था।
खासकर एक इतने बड़े खतरनाक बीस्ट दागोन वे यानिन के लिए उनके अटैक मेथड्स को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। हमें डेप्यूटी कैप्टन को बचाना होगा, वरना ली ताइचोंग उस मॉन्स्टर सुमो रेसलर को नहीं रोक पाएगा। लू शैंग को अपने अटैक टारगेट चेंज करना पड़ा। वो जल्दी से हवा में घूमा और फिर दागोन वे यानिन की तरफ शार्प लाइटनिंग स्प्यू करते हुए दौड़ा, उसके टॉर्शो को टारगेट करते हुए। दागोन वे यानिन की स्पीड उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था और वो इस लाइटनिंग अटैक को अवॉइड नहीं कर पाया। लाइटनिंग बोल्ट्स सीधा उस पर गिरने लगे और इलेक्ट्रिक लाइट क्रैकल कर रही थी, लेकिन लाइटनिंग उसके आसपास घूमती रही और ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। दागोन वे यानिन ने थोड़ा हंसी की, ये लेवल का अटैक मुझे हर्ट नहीं कर सकता। लो शैंग की एबिलिटी लाइटनिंग थी, लेकिन ये बस उसके एबिलिटी से बनाई गई बायो इलेक्ट्रिसिटी थी, असली लाइटनिंग नहीं थी। अगर ये असली 1,00,000 वोल्ट लाइटनिंग होती तो दागोन वे यानिन को भी इसे झेलना मुश्किल हो जाता। लू शैंग के प्यूपल्स अचानक से श्रंक हो गए और उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि वो गलत सोच रहा था। उन्हें नियॉन रोनिन के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, जो समुद्र पार करके आए थे। उनका स्ट्रेंथ उनकी गॉड टीम से कम नहीं था। लू शैंग ने अपने दांतों को कस लिया, समझ गया कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। ये बैटल हेडक्वार्टर्स के टॉप लीडर्स देख रहे थे, उसे भागना नहीं चाहिए था। ये सोचकर उसने अपने मुंह में लाइटनिंग बॉल को और बड़ा करना शुरू किया ताकि वो दागोन वे यानिन को एक फेटल ब्लो दे सके, या कम से कम उसे जमीन से ऊपर जाने के लिए मजबूर कर सके ताकि चुन्यू को भागने का मौका मिल सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा था, दागोन वे यानिन ने अचानक एक अजीब गेस्चर किया। उसने अपने राइट हैंड में ड्रैगन फ्लाई कटर उठाया, थोड़ा झुककर अपने शरीर को एक बड़ा बो की तरह खींच दिया। लू शैंग को तुरंत समझ आ गया कि ये आदमी क्या करने वाला है, मुझे डॉज करना होगा। उसने अपने आप को चादर जैसे फ्लैप किया और उड़ा, लेकिन ड्रैगन फ्लाई कटर सीधा उसके स्पेस को कट करते हुए आया। दागोन वे यानिन की स्पीड तेज नहीं थी, लेकिन उसके पास जो टॉप फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसके साथ वो पावर भी थी जो ड्रैगन फ्लाई कटर को एक पियर्सिंग सोनिक बूम बनाकर हवा में मारने की ताकत देता था। ये ब्लो साउंड स्पीड से कई गुना तेज था। लू शैंग ने इस ब्लो को डॉज नहीं किया और उसका बॉडी हवा में सीधा पेनिट्रेट हो गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। ड्रैगन फ्लाई कटर ने उसकी बॉडी को छेद दिया और ऊपर की तरफ स्काई में जाता गया। स्कारलेट ब्लड के साथ लू शैंग ने महसूस किया कि उसकी बॉडी का सारा स्ट्रेंथ निकल गया। जब उसने नीचे देखा तो उसके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया, जो फ्रंट से बैक तक ट्रांसपेरेंट था। फिर वो सीधा नीचे गिरा, हंड्रेड्स ऑफ मीटर की हाइट से अपने सर के बल। ली ताइचोंग ने अपनी आंखों में गुस्से भर के शाउट किया,